Hello everyone. Today I am discussing important MCQ related to GATE biotechnology. It include MCQ, MSQ and NET question. So if this video is helpful for you, please share this video with others and also do like and subscribe this channel for more videos like this. Question first. The molecular weight of a double-stranded DNA fragment present in mitochondria is 7.92 into 10 to power 8 gram mole inverse. A pair of nucleotide contribute 0.34 nanometer to the length of DNA, and the average molecular weight of a nucleotide is 330 gram mole inverse. The number of protein molecule consisting of 200 amino acid each coded by this mitochondrial DNA is. So क्वेश्चन में आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है और बताया गया है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को 200 अमीनो एसिड कोड करते हैं। तो आपको बताना है कि इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल कोड किए जाएंगे। सो इट मींस वन प्रोटीन जो है आपके पास वो 200 अमीनो एसिड के द्वारा कोड की जा रही है, 200 अमीनो एसिड। और जो बेसिक हमें पता होना चाहिए जो इस टाइप के क्वेश्चन में यूज किया जाता है वो ये है कि जो वन अमीनो एसिड है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर होता है उससे एक अमीनो एसिड कोड किया जाता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें एक न्यूक्लियोटाइड का एवरेज मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। तो एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितना है आपके पास, 330 ग्राम मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो ये जो मोलिकुलर वेट है वो एक न्यूक्लियोटाइड का है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास 330 है, 330 ग्राम मोल इनवर्स, वो किसको डिनोट कर रहा है आपके पास, एक न्यूक्लियोटाइड को। इट मीन्स आपके पास मोलिकुलर वेट दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कितना दिया हुआ है, 7.92 इंटू 10 टू पावर 8 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। तो इससे कितने न्यूक्लियोटाइड कोड होंगे, इससे न्यूक्लियोटाइड जो कोड होंगे वो होंगे 1 डिवाइडेड 330, ये यूनिटी मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं, इंटू 7.92 इंटू 10 टू पावर 8, इतने न्यूक्लियोटाइड इससे कोड होंगे। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2.4 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूक्लियोटाइड। तो इतना कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं जब आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ हो डीएनए का। अब हम अपने बेसिक कंसेप्ट को यूज लेते हैं कि वन अमीनो एसिड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से इनकोड किया जाता है। इट मीन्स जो अपने पास ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आता है इसमें कितना अमीनो एसिड होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ अमीनो एसिड। नंबर ऑफ अमीनो एसिड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि 3 न्यूक्लियोटाइड इनकोड करता है एक अमीनो एसिड को। इट मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड कितने अमीनो एसिड को इनकोड करेगा, 1/3 अमीनो एसिड को। और आपको कितना कैलकुलेट करना है कि 2.4 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितने अमीनो एसिड को इनकोड करेंगे। तो 1 डिवाइडेड 3 इंटू 2.4 इंटू 10 टू पावर 6 अमीनो एसिड। इस तरीके से हम अमीनो एसिड के नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास टोटल जो अमीनो एसिड आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, 8 इंटू 10 टू पावर 5 अमीनो एसिड। ये हमने अमीनो एसिड के नंबर को कैलकुलेट कर लिया है। अब क्वेश्चन में हमें एक डाटा दिया हुआ है कि जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो 200 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि 200 अमीनो एसिड इनकोड करता है आपके पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो एक अमीनो एसिड कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल को इनकोड करेगा आपके पास, 1 डिवाइडेड 200। और आपको कैलकुलेट क्या करना है कि जो 8 इंटू 10 टू पावर 5 अमीनो एसिड है उस पर कितना प्रोटीन मॉलिक्यूल आपके पास इनकोड होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो इस तरीके से लिख सकते हैं हम 8 इंटू 10 टू पावर 5 अमीनो एसिड कितनी प्रोटीन को इनकोड करेगा, 1 डिवाइडेड 200 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 5, ये प्रोटीन की नंबर आ जाएगा आपके पास। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा प्रोटीन का, 4000 प्रोटीन। कितना आएगा, 4000 प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने की एक अप्रोच है कि जब भी आपके पास कोई मोलिकुलर वेट दिया हुआ रहे डीएनए फ्रेगमेंट का और आपको बताया हुआ वो क्वेश्चन में कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को इनकोड करने के लिए इतने अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट से कितनी प्रोटीन इनकोड होगी, तो आप इस अप्रोच से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा कितने प्रोटीन इनकोड की जाएगी, 4000 प्रोटीन इनकोड की जाएगी। आई होप ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question second, the G plus C content of bacteriophage M13 double stranded DNA is 68%. What would you expect the G plus C content of its mRNA? क्वेश्चन में आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए का G plus C कंटेंट दिया हुआ है और वो 68% है, और आपसे पूछा है कि जब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है तब इसका G plus C कंटेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चारगाफ के रूल से हम जानते हैं कि जो G plus C का कंटेंट अगर आपके पास 68% है, इट मीन्स जो डीएनए में एडेनिन और थाइमिन का जो कंटेंट होगा वो कितना होगा आपके पास 32%। और डीएनए में जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये 4 बेस प्रेजेंट होते हैं जो कि आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस का फॉर्म करते हैं। इट मीन्स एडेनिन कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास यूरेसिल में, थाइमिन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एडेनिन में, साइटोसिन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा गुआनिन में, और गुआनिन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा साइटोसिन में। इट मीन्स जितना कंटेंट G plus C का डीएनए में प्रेजेंट था उतना ही कंटेंट G plus C का किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए में। और डीएनए में कितना कंटेंट प्रेजेंट था 68%, सो आरएनए में भी कितना कंटेंट प्रेजेंट होगा 68%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, अबाउट 68%। क्वेश्चन हम जो भी सोल्व कर रहे हैं चाहे वो इजी हो या हार्ड हो, कोई क्वेश्चन इजी या कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता जब तक उसके पीछे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तब तक वो हार्ड होता है। जैसे ही उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ये हार्ड क्वेश्चन इजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम हर क्वेश्चन को उसके प्रॉपर कंसेप्ट के साथ सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, डीएनए हेलिकेज कैटेलाइज द रिएक्शन। तो आपको बताना है कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम होता है वो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसे अनवाइंडिंग करके किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो डीएनए हेलिकेज के द्वारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इसका यूज कहाँ होता है, ये आपके पास रेप्लिकेशन प्रोसेस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज होता है। उसके अलावा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज होता है। इट मीन्स इन दोनों प्रोसेस में आपके पास हेलिकेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए सुपर कोइलिंग। डीएनए सुपर कोइलिंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि जो डीएनए की टोपोलॉजी होती है, डीएनए टोपोलॉजी क्या होती है कि डीएनए आपके पास ओवर वाइंड भी कर सकता है और अंडर वाइंड भी कर सकता है। इट मीन्स जैसे ये डीएनए आपके पास, तो ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है ओवर वाइंडिंग के थ्रू, और ये लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है अंडर वाइंडिंग के थ्रू। तो ये हो गया आपके पास डीएनए टोपोलॉजी। और इस डीएनए टोपोलॉजी को मेंटेन कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम इसको रेगुलेट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम है उसका यूज होता है डीएनए की टोपोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए। वो डीएनए को सुपर कोइल भी करवा सकता है, डीएनए को अंडर वाइंडिंग भी करवा सकता है। दोनों वर्ड पे आप फोकस करना। अगर डीएनए की अनवाइंडिंग की बात करें, किसकी बात करेंगे, अनवाइंडिंग की बात करेंगे, वहां पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। और डीएनए की अगर अंडर वाइंडिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अंडर वाइंडिंग की, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो आपके पास टोपो आइसोमरेज होगा। सो डीएनए सुपर कोइलिंग में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो टोपो आइसोमरेज होता है। तो ये ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो गया। और डीएनए अनवाइंडिंग में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, डीएनए हेलिकेज। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है क्लीवेज ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स का क्लीवेज करने के लिए हम कौन सा एंजाइम का यूज लगते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डीएनए हेलिक्स को क्लीवेज करने के लिए यूज लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ डीएनए टोपो आइसोमरेज। तो डीएनए टोपो आइसोमरेज के इंटर कन्वर्जन के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा, उसमें भी आपके पास टोपो आइसोमरेज एंजाइम ही रेस्पॉन्सिबल होता है। सो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट हो गया। सो डीएनए हेलिकेज कैटेलाइज द रिएक्शन of DNA unwinding. So correct option is option B. Next question. Question 4. Row dependent and row independent transcription termination mechanism operate in prokaryote. So row independent termination mechanism involve. तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके टर्मिनेशन में दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। एक मैकेनिज्म वो होती है जहां पे रो डिपेंडेंट होती है, और सेकंड मैकेनिज्म कौन सी होती है, रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। रो डिपेंडेंट मैकेनिज्म में रो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। तो रो प्रोटीन कौन से मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन मैकेनिज्म में। और ये जो रो प्रोटीन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक इसका काम होता है।
जिसके थ्रू ये ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करती है। रो प्रोटीन 5 डेज टू 3 डेज टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉकेज कर देती है। अगर हम रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है जिसे हम हेयरपिन टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन होता है और ये हेयरपिन लूप आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है और इस आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट जब नहीं होता है तब आपके पास ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो भी स्टॉप हो जाती है। तो इस टाइप से दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं अब एक एक करके। ऑप्शन ए दिया हुआ है बाइंडिंग ऑफ द रो प्रोटीन। तो रो प्रोटीन कौन से में बाइंड होती है आपके पास? रो डिपेंडेंट में, लेकिन क्वेश्चन आपसे रो इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में पूछा है तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया है नो प्रोटीन फैक्टर एंड ओनली आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड रन ऑफ यूरेसिल। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रो इंडिपेंडेंट में केवल आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई प्रोटीन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन थर्ड प्रेजेंस ऑफ यूजीए और यूएए स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन की रिक्वायरमेंट प्रोटीन ट्रांसलेशन में होती है ना कि प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बाइंडिंग ऑफ एसेसरी फैक्टर एट टर्मिनेशन सिग्नल। तो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। इट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा? ऑप्शन बी। अगर हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने की बात करें तो वहां पे एक प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। आपको उस प्रोटीन का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इन यूकैरियोट्स द राइबोसोमल आरएनए जीन आर ट्रांसक्राइब्ड बाय। तो आपको बताना है कि यूकैरियोट में जो राइबोसोमल आरएनए जीन है वो कौन से एंजाइम के द्वारा ट्रांसक्राइब होती है। तो जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कितने टाइप का होता है? मेनली हम डिस्कस करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 टाइप का होता है आपके पास। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड जो होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड थर्ड एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व होता है आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो इन्वॉल्व होता है उस एमआरएनए के लिए और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए के लिए। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आपके पास 28 एसआरआरएनए के लिए, 18 एसआरआरएनए के लिए और 5.8 एसआरआरएनए जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है। उसी टाइप से अगर हम 5 एसआरआरएनए की बात करें तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन्वॉल्व होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम आपके पास न्यूक्लियोलाई में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलाई, जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड दोनों एंजाइम आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन में अब एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसके लिए यूज होता है? जब डीएनए से आरएनए की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और जब ये प्रोसेस इन्वर्स हो जाती है उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इन सब के कंसेप्ट को एक साथ क्लियर करते हैं। जैसे डीएनए से आपके पास क्या फॉर्म होता है? आरएनए फॉर्म होता है और आरएनए से आपके पास क्या फॉर्म होता है? प्रोटीन फॉर्म होती है। तो जो डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या आपके पास? डीएनए है। इट मीन्स यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट क्योंकि डीएनए पे डिपेंड कर रहा है और किसको फॉर्म कर रहा है? आरएनए को फॉर्म कर रहा है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये इसके पीछे कंसेप्ट होता है कि हम किस तरीके से लिखते हैं। जो सबस्ट्रेट होता है उस मॉलिक्यूल को फर्स्ट लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसे लास्ट में लिखते हैं। जैसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसी टाइप से डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो भी आपके पास क्या होता है? डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उससे बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट और जो प्रोडक्ट होता है वो भी डीएनए होता है तो उसे बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो जो रेप्लिकेशन का मतलब ही ये होता है कि सेम मॉलिक्यूल का फॉर्म करें। तो रेप्लिकेशन ये भी हो सकता है आपके पास डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी रेप्लिकेशन है। अगर हम बात करें आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन तो ये भी एक कंसेप्चुअली रेप्लिकेशन ही बोलेंगे। प्रोटीन से प्रोटीन फॉर्मेशन तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में अब आपके पास सेकंड ऑप्शन दिया आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इट मीन्स आरएनए आपके पास सबस्ट्रेट है और आरएनए आपके पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ऑप्शन बी आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन सी दिया हुआ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आपके पास राइबोसोमल आरएनए जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है। इट मींस ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट होगा। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड मेनली टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, लेकिन अगर स्पेशली आपसे पूछ ले कि 5S आरआरएनए जीन को ट्रांसक्राइब कौन करता है, तब आप आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सेलेक्ट करोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, द टर्म प्रोटीन स्प्लाइसिंग रेफर्स टू। तो स्प्लाइसिंग की जब भी हम बात करते हैं, मेनली हम एमआरएनए की स्प्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं कि प्री मेच्योर आरएनए से मेच्योर आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन प्रोटीन स्प्लाइसिंग से रिलेटेड है। तो आपके पास डीएनए से फॉर्म होता है आरएनए, और आरएनए से क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन होती है इसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास एक सी टर्मिनल होता है और एक एन टर्मिनल होता है। तो ये तो दोनों टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है, एक टर्मिनल को सी टर्मिनल बोलते हैं, दूसरे टर्मिनल को एन टर्मिनल बोलते हैं। और जो इंटरनल प्रोटीन होती है, ये कौन सा पार्ट होता है इसके पास, इंटरनल प्रोटीन का पार्ट होता है। और ये जो इंटरनल प्रोटीन का पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटीन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे, इंटीन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटीन। और ये दोनों एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे एक्सटीन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सटीन्स। तो हम एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। जैसे ये आपके पास एक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन के 3 पार्ट हो गए आपके पास। एक हो गया आपके पास एन टर्मिनल, एक हो गया सी टर्मिनल, एक जो इंटरनल प्रोटीन का पार्ट है इसे बोलेंगे हम इंटीन्स बोलेंगे, और जो एक्सटर्नल वालों को एक्सटीन्स बोलेंगे। ये जो इंटीन्स होती है यहाँ से प्रोटीन स्प्लाइसिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इन इंटीन्स के जहाँ पे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है वहाँ पे 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं हम सिस्टीन, एक को बोलते हैं सेरीन। तो ये सिस्टीन और सेरीन अमीनो एसिड इस प्रोटीन स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोटीन स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में इस इंटीन वाले पार्ट को हम एक्सरसाइज करके रिमूव कर देते हैं, और जो एक्सटर्नल प्रोटीन के पार्ट है दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा आपके पास, ये आपके पास एन पार्ट हो गया, ये आपके पास सी पार्ट हो गया, इसे हम बोलेंगे मेच्योर स्प्लाइस्ड प्रोटीन। तो मेच्योर स्प्लाइस्ड प्रोटीन बनाने के लिए हमें प्रोटीन स्प्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ से जो एक्सरसाइज पार्ट फॉर्म होगा वो आपके पास कौन सा होगा, इंटीन्स होगा। तो ये सेम प्रोसेस जो है वो आरएनए स्प्लाइसिंग की तरह ही है। आरएनए स्प्लाइसिंग में हम इंट्रॉन को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं। लेकिन प्रोटीन स्प्लाइसिंग में हम इंटीन्स मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, जो कि आपके पास इंटरवेनिंग प्रोटीन सीक्वेंस होती है। तो अब एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है रिमूवल ऑफ इंटरवेनिंग सीक्वेंस बिटवीन द जीन्स। तो हम जीन्स के बीच की सीक्वेंस की बात नहीं करते हैं, हम प्रोटीन के बीच की सीक्वेंस की बात करते हैं। ऑप्शन है इनकरेक्ट। स्प्लाइसिंग आउट ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम आरएनए, तो इंट्रॉन को रिमूव करेंगे उसे हम आरएनए स्प्लाइसिंग बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके पास प्रोटीन स्प्लाइसिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ इंटरवेनिंग प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम द ट्रांसलेटेड प्रोटीन। तो जो ट्रांसलेटेड प्रोटीन है वहीं से हम इंटरवेनिंग प्रोटीन सीक्वेंस को रिमूव करें। सो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जॉइनिंग स्प्लाइसिंग ऑफ 2 डिफरेंट जीन प्रोडक्ट टू जनरेट ए नोवल प्रोटीन। तो यहाँ पर हम नोवल प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम मेच्योर स्प्लाइस प्रोटीन बना रहे हैं। सो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, इन सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म 2 डिस्टिंक्ट फेज ट्रोफोफेज एंड इडियोफेज रेफर रेस्पेक्टिवली टू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करते हैं तो माइक्रोब्स जो नॉर्मली ग्रोथ करते हैं उसमें 3 फेज इन्वॉल्व होती है। एक को हम लेग फेज बोलते हैं, एक को हम लॉग फेज बोलते हैं, और एक को स्टेशनरी फेज बोलते हैं। तो ये जो फेज आपके पास यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम क्या बोलेंगे, लेग फेज। और ये वाली जो फेज है जिसे हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, इस फेज को हम लॉग फेज बोलेंगे, जहां पे माइक्रोब्स अपनी पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पे स्टेशनरी फेज होगी, जब आपके पास न्यूट्रिशन कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है तो उसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो जो लॉग फेज है उसी को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे इसको ग्रोथ फेज भी बोला जाता है। इस लॉग फेज के दौरान प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इस फेज को क्या नाम दिया जाता है, ट्रोफोफेज नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ट्रोफोफेज।
फेज। और जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज में माइक्रोब्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम इडियोलाइट्स भी बोलते हैं। और इस फेज को क्या बोला जाता है? इस फेज को बोला जाता है इडियोफाज बोला जाता है। सो यहाँ पे आपके पास एक लेग फेज हो गई, एक लॉग फेज हो गई, एक स्टेशनरी फेज। तो लॉग फेज को और किस किस नाम से जाना जाता है? लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। सेकंड, लॉग फेज को हम ट्रोफोफेज भी बोलते हैं, ट्रोफोफेज, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होता है, या इसको जनरली हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। तो ये लॉग फेज के डिफरेंट नेम है उसके फंक्शन के बेसिस पे। उसी टाइप से जो आपके पास स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज को हम इडियोफाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इडियोफेज। इडियोफेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फेज। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रोथ एंड प्रोडक्शन फेज, जो कि एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ट्रोफोफेज को हम ग्रोथ फेज बोलते हैं और इडियोफेज को हम प्रोडक्शन फेज बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है अर्ली एंड लेट फेज। लेट फेज तो करेक्ट है, लेकिन ये अर्ली फेज नहीं होती है। अर्ली फेज को हम लेग फेज बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है लेग फेज एंड लॉग फेज, तो यहाँ भी लेग फेज इन्वॉल्व हो गई, और तो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, तो ये भी इनकरेक्ट है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, which of the following eukaryote organism has been proven to be of great industrial importance? तो आपको बताना है कि कौन सा यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के लिए सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है। फर्स्ट पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, सेकंड ऑप्शन दिया सेक्रोमाइसिस सेरिवेशी, थर्ड ऑप्शन दिया बेसिलस सबटिलस, और फोर्थ ऑप्शन दिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो जो चारों ऑप्शन है वहां पे एक ही यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी है। ये सिंगल सेल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? सिंगल सेल यूकेरियोटिक। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम की जब बात करें तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम का यूज होता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। कौन सी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में? बीटा लैक्टम पेनिसिलिन के प्रोडक्शन में पेनिसिलियम क्राइसोजीनम का यूज होता है। तो ये हो गया आपके पास पेनिसिलियम क्राइसोजीनम का यूज। सेकंड सेक्रोमाइसिस सेरिवेशी, तो सेक्रोमाइसिस सेरिवेशी बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज होता है, और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी फ्रिक्वेंटली यूज लेते हैं। इसका यूज मेनली ब्रेड मेकिंग से लेके, जो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री है वहां से लेके बियर ब्रीविंग इंडस्ट्री तक इसका यूज होता है। तो ये आपके पास सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी हो गया। बेसिलस सबटिलिस की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका यूज हम जेनेटिक मैनिपुलेशन में भी करते हैं, और उसी टाइप से स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जो बैक्टीरिया उसका यूज भी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट क्या है? इन कंपेरिजन टू फिजिकल केमिकल मेथड ऑफ क्लीन अप बायो रिमेडिएशन मेथड। तो बायो रिमेडिएशन के रेस्पेक्ट में बात किया है ये। तो सबसे पहले हम बायो रिमेडिएशन को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में जनरल बायो रिमेडिएशन होता क्या है, क्योंकि बायो रिमेडिएशन का कंसेप्ट आपके पास अगर क्लियर हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बायो रिमेडिएशन की बात करें हम, सो बायो रिमेडिएशन इज ए प्रोसेस which is used for removal of contamination from environment by the use of metabolic activity of microorganism। It means bioremediation एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं, किसको रिमूव करते हैं? रिमूवल ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, कंटामिनेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से कंटामिनेशन को रिमूव करते हैं। प्रोसेस सिंपल है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको यूज लेके हम इन्वायरमेंट के कंटामिनेशन को रिमूव करते हैं। तो ये आपके पास बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस है कि बायो रिमेडिएशन में होता क्या है आपके पास। अब जो बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल एंड स्लो टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम यूज ले रहे हैं। जो आपके पास हेजार्डस सब्सटेंस है वो लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ यूज रिलेटिवली सिंपल टेक्निक्स। तो ये एक सिंपल टेक्निक है, यहाँ पे हम केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज लेते हैं।
जैसे स्यूडोमोनास पुटिडा, इसका यूज होता है सी वाटर से ऑयल को रिमूव करने के लिए। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जनरली एंड विथ हेजार्डस वेस्ट, तो हेजार्डस वेस्ट के साथ ये इंडअप नहीं होती ये प्रोसेस इंडअप होती है लेस हार्मफुल सब्सटेंस के साथ, तो ये ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो गया। ये रिलेटिवली स्लो होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होगी। आर अनऑब्ट्रसिव एंड नॉन डिस्ट्रप्टिव, तो ये ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास्चर इफेक्ट इज, क्वेश्चन में आपसे पास्चर इफेक्ट के बारे में पूछा है। तो पास्चर ने क्या किया था, पास्चर ने देखा कि जब फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन किसकी प्रेजेंस या एब्सेंस में होता है, फर्मेंटेशन होती है एक एनएरोबिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, एनएरोबिक। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में उसने O2 गैस को पास किया तो देखा कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। इस बेसिस पे पास्चर ने एरोबिक एंड एनएरोबिक का कंसेप्ट दिया कि एरोबिक क्या होता है और एनएरोबिक क्या होता है। तो पास्चर ने बताया कि जब भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हम O2 गैस को पास करते हैं तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। उसने देखा कि जो एरोबिक प्रोसेस होती है, जब O2 गैस को पास करते हैं तब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो यूटिलाइज होके पायरुविक एसिड का फॉर्म करता है। लेकिन एनएरोबिक प्रोसेस में जब हम O2 गैस को पास नहीं करते हैं तब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसको फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है। तो ये पास्चर ने देखा। अब एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एंड लैक्टेट एक्यूमुलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस। तो एब्सेंस ऑफ O2 में क्या होगा, आपके पास ग्लूकोज यूटिलाइजेशन का इनहिबिशन होगा और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क ये इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन वैक्सीन प्रोडक्शन में भी इसका यूज नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है हीट ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इसमें भी यूज नहीं होता है। यहाँ से दो वर्ड को और डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड होता है पास्चुराइजेशन, एक वर्ड होता है आपके पास स्टेरिलाइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पास्चुराइजेशन में पी वर्ड आता है, इट मीन्स ये पार्शियल रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। क्या होता है, पार्शियल रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हो गया आपके पास पास्चुराइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ, मतलब 100% रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, 100% रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। ये आपके पास पास्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन के बारे में। इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और बायोटेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्विज सोल्व करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।